वर्ष मेहमान हयाल हबर आहिनी वती जंदेगंत गिदान टीवी इत्तेफाक कनक अलमी नयंत गिदान टीवी वती चारों को गोश्तारों का निहातरा यक वसीला के दर्शान आज़ाती सर यकीन दारीत और वती लस महलों के असरातिया पर नविश्ता कार और कवास सियासी और मजहबी सरोकाना हमायानी जंदे ज़ुबान व बरकनगे मौका और आसराती दंत गिदान टीवी त्रान मरागिश चारों का नाम पर मेरे सलाम सरबात। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम उर्दू बात करेंगे क्योंकि हमारे जो मेहमान हैं वो उर्दू बोलते हैं। हम बात करते हैं हाँ, जिस तरह के मैंने कहा कि हमने बलूचिस्तान के हवाले से बहुत सारी प्रोग्राम की हैं, बलूचिस्तान के तारीख़ के हवाले से, बलूचिस्तान के इंसानी हुकूक़ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, म्यूज़िक के हवाले से या कि दीगर शोबों में हमने अपने प्रोफेसर्स, स्कॉलर्स या साइंटिस्ट उन लोगों को लाए हैं ताकि वो हमारे लोगों को एजुकेट करें या उनकी नुक्ते नज़र से हमने उनकी आवाज़ को अपने सामाइन तक पहुंचाया है। मगर आज हम बात करेंगे, हमारी बातें वही होंगी, हमारे सवालात वही होंगे। आज हम एक आर्टिस्ट की, एक राइटर की पर्सपेक्टिव से बलूचिस्तान पे बात करेंगे और बलूचिस्तान को देखना चाहेंगे कि बलूचिस्तान में आज के हमारे मेहमान हैं हमारे बलूचिस्तान के सबसे बड़े डायरेक्टर आप कह सकते हैं, राइटर आप कह सकते हैं, कि जिसने बहुत कम मुद्दत में उसने दो कामों की वजह से न सिर्फ आलमी हवाले से, एक इंटरनेशनल हवाले से मशहूर हुआ, बल्कि उसने मकबूलियत भी हासिल की न सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया के लोगों में आज भी उसके काम देखे जाते हैं। दुआन ड्रामा है, उसका मालिक है। इसकी वो अलग बात है कि मालिक पे फिर बैन भी हुई ही क्यों हुई, इसी बातें हम करते हैं। मगर सामाइन को मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि जो आशिर अजीम साहब हैं, जो हमारे आज के इस मेहमान, उसकी एक एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं और इसके अलावा यूट्यूबर भी हैं और आजकल वो बलूचिस्तान पे एक फ़ीचर भी कर रहे हैं। उसकी जो पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो वो बलूचिस्तान के छोटे छोटे मसाइल को जो उजागर करते हैं, तो उनके हवाले से अक्सर मैं उसको सुनता देखता हूँ। तो आज हमने उसको इनवाइट किया था, हम उसके बहुत मशहूर हैं। तो आशिर साहब, तो पहली बात यह है कि हम इस तरह एज ए टीवी एंकर की तरह मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा। जब से आप बलूचिस्तान से निकले हैं तो समझो आप आज हम बलूचिस्तान में बैठे हुए हैं गिदान में, तो हम वही बलूची हाल अहवाल करते हैं, वही गपशप करते हैं। जी वेलकम। पहली बात, थैंक यू सो मच शम्स भाई, आपने अपने प्रोग्राम पे मुझे बुलाया, आपका बहुत शुक्रिया। आप खैरियत से हैं? सब खैर है? बिल्कुल शुक्र। आपके बारे में मैंने कुछ सर्च किया था आज भी कि जो इंटरव्यू से पहले मैंने देखे अजीब से सवालात थे, इल्ज़ामात थे, पता नहीं क्या क्या हैं, तो उन पे भी बात करूंगा और जो लोगों के एतराज़ात हैं और जो आपके काम हैं उन पे हम बात करेंगे। मगर पहली बात, हम स्टार्ट करते हैं आपकी फ़न से, आर्ट से। तो कि मैंने देखा है कि आपका जो दुआन ड्रामा है या मालिक है, तो आप इसके प्रोड्यूसर भी आप हैं, राइटर भी आप हैं और ज़्यादातर जो एक्टर भी आप हैं और लोगों को जो चुना है वो भी आपने। क्या आपको भरोसा नहीं था इतने सारे लोगों पे? हाँ, नहीं, आपकी बात सही है। मैं काफी हद तक डिक्टेटर रहा हूँ इन चीजों में। आ, असल में बात यह है शम्स भाई, कि मैं जो भी काम करता हूँ शौक से करता हूँ। तो ये नहीं है कि सब करते होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा ये है कि मैं इन सब चीजों में जो मैंने की, इसमें मैं बेसिकली राइटर हूँ। तो जब मैं एक कहानी लिख लेता हूँ तो वो फिर कहानी मुझे ऐसे बच्चे की तरह होती है कि यार ये कहानी फिर बिल्कुल सही बयान की जा पाए। हम्म। अब उसमें मेरा ख्याल ये है कि, और वेस्ट में भी बहुत से राइटर डायरेक्टर हैं, और राइटर डायरेक्टर की जो कॉम्बिनेशन है वो एक तरह से अच्छी होती है, क्योंकि राइटर वो होता है जो अपनी फिल्म पूरी देख चुका होता है। तो वो चाहता है कि जो अपने जहन में वो देख चुका है वो बिल्कुल एक्यूरेटली उसके व्यूअर तक पहुंच जाए। अब मसला ये होता है कि अगर आप उसको किसी दूसरे को ट्रस्ट करो तो फिर बहुत से कमर्शियल रीजन आ जाते हैं। बहुत से प्रोड्यूसर कहीं सोचता है यार इधर ये शॉट महंगे हो जाएंगे, ये फलाना हो जाएगा। तो मैं चूंकि प्रोफेशनली तो काम नहीं करता हूं, तो इसलिए मैं फिर चीजों को कंट्रोल करना चाहता हूं, और मकसद सिर्फ एक होता है कि जो स्टोरी मैंने लिखी है वो स्टोरी एक्यूरेटली कम्युनिकेट हो जाए। बाकी ये नहीं है कि, मतलब जाहिर है, देखें, पोस्ट्स को रिटेन करना कि डिसीजन मेकिंग मैं कर सकूं, हम्म। वो डिसीजन मेकिंग मैं अपने पास रखता हूं। बाकी तो जाहिर है, आप कोई प्ले, कोई फिल्म,
बगैर टीम के नहीं बना सकते। इसलिए टीम चूज करने में मैं हमेशा बहुत अच्छे लोग चूज किए हैं, और मैं खुशकिस्मत रहा हूं कि मेरे जो टीम रही है बहुत अच्छे। मतलब मैं धुआं में मेरे साथ शकील थे कैमरा पे, एडिटिंग पे, म्यूजिक पे। इसी तरह जब मैं मालिक कर रहा था, मेरा कैमरा पे इमरान थे, मतलब वन ऑफ द मोस्ट सीनियर डीओपीज इन पाकिस्तान। इसी तरह साहिर अली बग्गा म्यूजिक पे थे, और एडिटिंग पे, और साउंड मिक्सिंग हमने बेस्ट। सो टीम तो मैं हमेशा बगैर टीम के दुनिया में कुछ नहीं हम्म। होता है। आप कहें ना कि जो चांद पे भी उतरना हो, तो जब आपके पास अगर टीम अच्छी है, अकेला कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता है। सिर्फ यह है कि वो डिसीजन मेकिंग की हद तक मैं चाहता हूं कि मेरी स्टोरी एक्यूरेटली ट्रांसफर हो, इसलिए मैं ये सारे काम खुद करता हूँ। माजरत। नहीं, एक बात है कि कहते हैं कि मैं अमूमन यही कहता हूँ और मेरा मानना भी यही है कि राइटर समाज की लेबॉरेटरीज होती हैं ना, कि जो समाज की जो गंदगियाँ होती हैं उनको डायग्नोज करते हैं, उनको लोगों के सामने दिखाते हैं। अभी आपका तो एक फ़िल्म के हवाले से कि फ़िल्म को बैन लगा जो मालिक मुलाजिम को धमकी नहीं नोटिस देता है। मतलब एक मुहावरा है इस फिल्म में जो यूज़ किया गया था कि मालिक मुलाजिम को धमकी नहीं नोटिस देता है। इसकी वजह से शायद उन लोगों ने लेकर, अभी इस पे मैं बात करूँगा कि क्यों ये एक सवाल था। इससे पहले अभी बात मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि आपने धुआं ड्रामा बनाया, आपने मालिक बनाया, आपने जो जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं देखता हूँ कि आपने आप प्रो फौज थे। आपके जहनी हवाले से आपने हमेशा अस्करी क़ुव्वतों को अहमियत और इम्पोर्टेंस दी है। इसके बाद आपकी फ़िल्म पे बैन लगी, और फिल्म पे बैन लगने के बाद बलूचिस्तान पे जो हालात हुए, आपने फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया। तो क्या ये मालिक मुलाजिम को धमकी नहीं नोटिस देता है, ये कितना भारी पड़ा आपको? नहीं नहीं नहीं, ये असल में गलत इंप्रेशन है। देखें, लोग कहते हैं कि मैं प्रो फौज था। मैं कभी भी प्रो फौज नहीं हूं। मैं प्रो सिस्टम हूं। मैं फौज को पसंद जरूर करता हूं, क्योंकि मैं खुद एयरफोर्स में रहा हूं, और मेरा ख्याल है कि वो डिसिप्लिन की बड़ी अच्छी जिंदगी। और जिस तरह आपको डिसिप्लिन किया जाता है, आप अपना काम करते हो, आप अपने से बियॉन्ड सोचते हो, जो वो ब्रदरहुड है वो बहुत स्ट्रांग है। उस लिहाज से ये बड़ा एक मौसर अदारा है। लेकिन फौज का सियासत से कोई काम नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप अपना काम छोड़ के दूसरे के काम में घुसते हो, फौज ऐसा महकमा है जिसका मुल्क से बाहर काम है, मुल्क की सरहदों के अंदर उसका कोई काम नहीं। और इसका मैं डे जीरो से, और क्यों मैं कहता हूं कि ये तासुर अगर लोगों के पास है, ये धुआं से मैंने फौज को सपोर्ट किया। धुआं तो प्योरली पुलिस पे था। अगर मैं हम्म। फौज को सपोर्ट करना चाहता तो वो मैं फौज पे बना देता। मैंने अल्फा ब्रावो चार्ली नहीं बनाया, मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने प्योरली पुलिस पे बनाया, क्योंकि वो मैं सिस्टम ये दिखाना चाहता था। मैं चूंकि सिविल सर्विसेज में था, तो सिविल सर्विसेज में जब मैं गया हूं, तो हम यूनिवर्सिटी से जब सीएसएस करते हैं तो आइडियलिज्म होती है कि जी हम ये करेंगे। जब आप जाके असल में हालात देखते हो कि जी ऑन ग्राउंड हालात कैसे हैं, तो आपको ये महसूस होता है कि यार, आवाम को तो ये बातें पता ही नहीं है कि थाने में लिमिट्स क्या हैं, पुलिस की लिमिट्स क्या हैं, उनकी मजबूरियां क्या हैं। तो उस एंगल से मैंने पुलिस पर धुआं बनाया, क्योंकि मैं पुलिस के मसाइल वो करना चाहता हूं। और अगर आप उस सेंस में देखें, तो पुलिस और फौज जो है पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली दुनिया में नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में पुलिस और फौज एक दूसरे की जिद है। हम्म। फौज कभी नहीं चाहती कि वो पुलिस के फंक्शंस को हाईलाइट करे, क्योंकि जिस दिन पुलिस पाकिस्तान में इफेक्टिव हो जाए, या इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सिविलियन अदारे इफेक्टिव हो जाएं, उस दिन पुलिस का रोल खत्म हो जाता है। सो मैंने वो ड्रामा जो था धुआं, वो प्योरली पुलिस पे था। अच्छा, उसके बाद ये नहीं है कि धुआं के बाद मुझे ऑफर्स नहीं आए। धुआं के बाद मुझे बहुत लोग लगे रहे कि जी अब आप कश्मीर पे कुछ बनाएं, और क्यों मैंने ये बात टेकअप कर रहा हूं, क्योंकि मुझे डायरेक्टली फौज को सपोर्ट करने की, या पर्टिकुलर फौजी एंगल से चीजें बनाने के लिए वो हुआ। लेकिन मैं सिर्फ वो करता हूं या लिखता हूं या बनाता हूं। मैंने कहा ना, मैं प्रोफेशनल नहीं हूं उस काम में, मैं तो शौक से करता हूं जो मैं बिलीव करता हूं। हम्म। सो धुआं वाज नॉट अबाउट द मिलिट्री। सेकेंडली, मालिक, जहां पे लोग कहते हैं कि वो भी लोगों की
थोड़ी सी मतलब इस पे कहते हैं कि परवीन शाकिर जब सीएसएस कर रही थी तो उससे किसी ने पूछा कि जी ये फलाने शेर का क्या मतलब है, तो उसने उस शेर का मतलब बताया। तो उन्होंने उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे ख्याल से तो शेर का मतलब कुछ और है। तो उसने कहा कि जी ये शेर चूंकि मेरा है तो शायर से बेहतर अपने शेर का मतलब कौन बताएगा। हम्म, तो बात यह है कि मालिक का जो कॉन्सेप्ट था, लोग कहते हैं कि जी मालिक फौज को सपोर्ट करती थी और मालिक पॉलिटिशियन के खिलाफ थी। मालिक कभी पॉलिटिशियन के खिलाफ नहीं थी, मालिक फ्यूडल के खिलाफ थी। मेरी नाचीज राय में पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है, आज आपकी फौज उठ के बैरकों में वापस भी चली जाए ना, सियासत से पीछे भी हट जाए, हम्म, तो भी आपका जो जमींदार है, और वो जमींदार बलूचिस्तान का नहीं, बलूचिस्तान में तो जमीन उस तरह वो है नहीं, फ्यूडलिज्म उस तरह नहीं है बलूचिस्तान, और तरह की जगह है। सरदार उस तरह फ्यूडल नहीं है, और पठानों में तो सरदार वैसे ही मतलब उसको कोई नहीं पूछता है। जो जो फ्यूडलिज्म जो जो मैंने बाद में देखी खैर, लेकिन जो फ्यूडलिज्म सिंध में और पंजाब में, तो और आपने में मुझे वो मेरे हम्म, मालिक देखी भी होगी, उसका बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था। वो असेंशली फ्यूडलिज्म की प्योरली बात करती थी। जो जमींदार ने जो अपनी जमीन पे जिन लोगों को गुलाम बना के रखा हुआ है, उनके कोई हकूक नहीं छोड़े, उनका कुछ नहीं किया। सो इस एंगल से ये बड़ा वो है, क्या उसको बोलते हैं, ये मिसनोमर है कि जी मैं उसमें फौज को सपोर्ट करता था या पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट। और फौजी उसमें लेना, रिटायर्ड फौजी लेना मेरी मजबूरी थी। उसमें फौज को इस्तेमाल करना, रिटायर्ड फौजी को इस्तेमाल करना इसलिए जरूरी था कि दोनों में, मालिक में और धुआं में, थीम यह थी कि पाकिस्तान में सिस्टम नहीं चल रहा। इसलिए कुछ लोग हैं जो अलग से उस सिस्टम को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। मालिक में वो अपने हाथ में चीजें नहीं लेते थे, जिस भी आदमी को पकड़ते थे, जो भी उसको कहते थे तू थाने जाएगा। और जो जो मालिक में जो मेजर है वो खुद भी आखिर में थाने में बैठा होता है कि जी मैंने 2 आदमी मारे हैं, मुझे वो कहता है कि भाई हालांकि आपके खिलाफ तो ना कोई वो है, ना कोई कंप्लेन है ना कोई कुछ है, तो आप क्यों? वो कहता नहीं, क्योंकि इट्स द राइट थिंग टू डू। सो उसमें फौज को लेना इसलिए मजबूरी थी कि मैं इस तरह के ट्रेन लोग और कौन दिखाता। क्या वो दिखाता कि मुजाहिदीन थे? हम्म, क्या वो दिखाता जो कश्मीर में लड़ रहे थे वो थे? पुलिस अगर दिखाता तो वो कोई मानता नहीं। हम्म, तो उसमें रिटायर्ड फौजी दिखाना, उसके अलावा आप मुझे बताएं ना कि कहां से मैं एक फोर्स क्रिएट करूं जो कि सिस्टम जब टूटा हुआ हो तो उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो प्राइवेटली ऑन देयर ओन। उनका कोई बैकग्राउंड तो मुझे देना पड़ेगा ना। तो यही वजह रहा ना कि इसके बाद आपको बैन हुआ। दूसरी बात ये है कि तो आप एक तो आप बलूचिस्तानी हैं, यानी बलूचिस्तान में रहते हैं, आप बलूचिस्तान से हैं। तो दूसरी बात यह है कि आप सवाल पूछ रहे हैं किसको, यानी किसी भी सवाल, एक ऐसी रियासत में रहते हैं कि वहाँ यानी नोगो एरिया है, या वहाँ उंगली उठाना या सवाल करना जुर्म है। तो ये क्या आपको पता नहीं था पहले से कि मैं अगर फर्ज करो कि ऐसी कोई इन लोगों के खिलाफ बोलूं या कुछ सवाल पूछूं तो मेरे साथ क्या होगा नहीं करियर तो पे, हो, जिंदगी? तो हो फिर क्या है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं। मैं अभी भूल गया कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट था कि कराची एयरपोर्ट था। सुबह फ्लाइट थी, बड़ा रश था। लोग लाइन में जो लगे होते हैं, वो जो जहां पे आपका हैंड चेक इन, वो हैंड कैरी वाला हम्म, चेक इन नहीं, एएसएफ वाले चेक कर रहे होते हैं वो छोटी मशीन पे, जी जी। उसमें बड़ी लाइन लगी हुई थी। मैं काफी पीछे था लाइन में। और लाइन में आप एक आदमी सारी लाइनें टापता हुआ, उसने सूट वूट पहना था, उसके साथ एक जवान था, लड़का था जिसने उसने भी सूट पहना हुआ था, हाथ में एक ब्रीफ केस पकड़ा हुआ था। मुझे लगता है कि कोई फौजी था ना, कोई जर्नैल होगा, उसके साथ कोई उसका एडीसी था। तो हम्म, हम लोग तो सारी आवाम तो लाइन में खड़ी हुई थी, क्योंकि बहुत वो तो सारी सीधे फ्लाइटें उस चला टाइम गया। पे जाती हैं। वो साइड से बड़ी तेजी से गुजरते गुजरते गए, और बिल्कुल वो एएसएफ के जिधर वो चेक इन था उधर उसने, अभी जाहिर है सबको गुस्सा आता है, क्यों नहीं गुस्सा आता है कि यार मैं बेवकूफ हूं, मैं इधर खड़ा हूं इतनी देर से, ये एक आदमी साइड से आया और सीधा सबको क्रॉस कर रहा है, मतलब कोई तमीज का तरीका तो नहीं है। लेकिन अभी मैं इतनी दूर पीछे खड़ा क्या बोलूं, वो आगे एक बंदा है जो जिसकी बारी है। अच्छा, आगे एक बंदा था जो एक सादा शलवार कमीज पहन के जो सबसे आगे था। ये जो जवान लड़का था, इसने क्या किया कि उसका बैग उठा के नीचे रखा है और ये ब्रीफ केस ऊपर रख दिया। अच्छा, उसने थोड़ी ऐसे इसको देखा है और उसने क्या किया, इसका ब्रीफकेस उठा के नीचे रखा और अपना बैग वापस ऊपर रख दिया। ठीक है।
अच्छा, अभी इसको कुछ दूर रहे तो हमें एग्जैक्टली आवाज तो नहीं आ रही है, लेकिन थोड़ी देर में अंग्रेजी में वो जो फौजी टाइप गालियां नहीं, ब्लडी फूल टाइप, ये वो बहुत जोर हम्म। जोर से वो यंग यंग आदमी भी शुरू हो गया, और ये आदमी भी अंग्रेजी में शुरू हो गया उसके साथ। लेकिन सवाल नहीं कहता है तुम्हारा बाप इधर से नहीं जा सकता है, मेरी बारी है, मैं जाऊंगा, ठीक है जी। इतने में एसएफ वाले आ गए, सब हुआ कि नहीं नहीं साहब आप इधर से आए, या मतलब दूर से यही समझ आ रही थी, और उसको एक तरफ ले गए उस आदमी। खैर बात खत्म हो गई, सब चेक इन हो गए, मैं भी चेक इन हो गया। जब अंदर पहुंचे हैं तो जिधर सब बैठे होते हैं फ्लाइट पे जाने से पहले, मैं उसके पास गया। तो मैंने कहा साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बोलता है जी बिल्कुल ठीक। मैंने कहा आप बलूचिस्तान से हैं? कहता हाँ मैं बलूचिस्तान से हूँ। कहता है आपने कैसे पहचाना? मैंने कहा आपकी हरकतों से मैंने पहचाना। तो मैं आपको बताऊं, ये हमारे लोगों की हरकतें, बलूचिस्तान वाला ही ऐसी हरकत करता है। ये अगर आप चले जाएं काजी फैज ईसा, आप चले जाएं क्या नाम है, भले सेटलर है उधर का, चौधरी साहब जो हमारे चीफ जस्टिस थे, अच्छे बुरे जो भी थे, हर एक का अपना व्यू है, लेकिन जाके चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के सामने खड़ा हो गया वो आदमी कि भाईजान मैं नहीं मानता हूं, ठीक है। आप कुर्द को देख लें, जो वकील साहब हैं, आप बलूचिस्तान की हम्म। हिस्ट्री में चले जाएं, आप भुट्टी साहब को देख लें, आप किसी को देख लें, बलूचिस्तान वाला का प्रॉब्लम ये है कि वो कहता है कि भाई ये राइट है, ये रॉन्ग है, देयर इज समथिंग अबाउट दैट कैरेक्टर। और ये जो थॉट है ना कि जी मैं पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूं, देखें ये थॉट बहुत सख्त बलूचिस्तान वाली थॉट है। मैं उस दिन एक रिसर्च पढ़ रहा था पाकिस्तान के फर्क फर्क सूबे और उनके उनके कल्चर्स के हवाले से। अब जो जो पाकिस्तान की थॉट है ना बाकी तीन प्रोविंसेस की, वो ये थॉट है कि मैं स्टेट हूं, मुझसे मत टकराना, जो मैंने कह दिया वो कर लो, जो मैंने तुम पे कहा, मैं टॉप डाउन अप्रोच है, ठीक है जी, बादशाह हम्म। वाली अप्रोच है कि मैंने जो कहा वो ठीक है, सवाल मुझसे नहीं करो जो आपने बात की। जो ये वाली अप्रोच है ना कि मैं पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूं, ये सही जमहूर की अप्रोच है। ये नीचे से शुरू होती है, बोलता है भाई मैं, और ये जो है ये आपको क्वेटा में नजर आएगी, ये आपको बाकी जगहों पे पाकिस्तान में नजर नहीं आएगी। क्वेटा में उस आदमी के पास, मतलब जिस आदमी के पास खाने को कुछ नहीं होता है, उसके पास घर में एक उसने बंदूक फिर भी रखी होती है। हम्म। तो इशू ये है, ये नहीं है कि जी ये टेररिज्म है या क्या है, ये लेकिन बंदूक और बिस्तर कहते हैं कि बलूच जितना भी उसको खाने को कुछ न हो, ये दोनों चीज़ें उनके घरों में होते हैं। जी, तो इशू ये है ना कि जी, और इसमें ये आप अमेरिका में, मैं अभी कनाडा में हूं, देखें अमेरिका का सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, राइट टू बेयर आर्म्स, वो एक सिटीजन को राइट टू बेयर आर्म्स हम्म। देता है ना, कि जी आपने अपने आप को अल्टीमेटली सिटीजन जो है वो मुल्क का मालिक है। सो ये थॉट जो है ये बड़ी जरूरी है। तो आप क्या समझते हैं कि आपने यही हमें पूछना है कि बलूचिस्तान के हर इलाके का एक जोग्राफिकल सोच होता है ना, एक माहौल होता है, उस हवाले से जिस तरह आपने कहा कि मैंने वो पढ़े भी हैं, इस पे रिसर्च भी किया है, और आप गए भी हैं, आप बलूचिस्तान में तो फिर रहे हैं और दूसरे इलाकों में भी रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं जो इज्तिमाई जो जो इनको जुदा करता है बलूचिस्तान को, वो सोच वही वो कौन सी चीज़ है बुनियादी? वो यही स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस है। देखिए मेरे ससुराल आए क्वेटा में, जब अभी हमारी मंगनी हुई हुई थी तो वो क्वेटा आए हुए थे। हम लोग गए, स्पिन कारेज है उधर, हमारी गाड़ी फंस गई। मेरे ससुर भी थे, सास भी थे, फैमिली वाले भी, सब जितने लोग थे उन्होंने हमारी मदद की, गाड़ी निकाली, कीचड़ में थे, 2-3 घंटे लग गए क्यों, गाड़ी बुरी तरह फंसी हुई थी हमारी। तो मेरे ससुर बाद में मुझे कहते हैं यार जिस तरह इधर लोगों ने हम हेल्प की है ना, एक दूसरे की करते हैं, कहते हैं ये पाकिस्तान में मैंने कहीं नहीं देखा, और ये बात बिल्कुल सही थी, ठीक है जी। सो वो जो पाकिस्तान कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस कल्चर, जो उसकी हॉस्पिटैलिटी है, जो जो बलूचिस्तान के कल्चर का एक दूसरे को हेल्प करना है, जो उनकी असूल परस्ती है। मेरा ख्याल है कि जी पाकिस्तान अगर ये चीजें सीखे तो हमारा कल्चर बहुत बेहतर हो सकता है नेशनल लेवल। ये जो 111 ब्रिगेड को ख़त्म करने की भी आपने बात की,
तो आपने बोला कि ये फ़ौजियों को जो बलूचिस्तान में खुजदार चावनी के हवाले से भी आपने बात की थी कि बलूचिस्तान में तो अभी पंजगूर है या बलूचिस्तान है अभी, यानी हालात ऐसे हैं कि हर घर में हर इलाके में फ़ौजी छावनियाँ ज़्यादा लगे हुए हैं, ज़्यादा यानी चेकतान है, फिर भी लोग घरों में बनस्बत आप कंपेयर करें पिछले सालों के और आज के, दहशतगर्दी ज़्यादा हो रही है, लोग मरे ज़्यादा जा रहे हैं, उठाए ज़्यादा जा रहे हैं। तो ये रीज़न क्या है? ये कहीं कहीं किसी प्लानिंग के तहत ये करवाए जा रहे हैं, किसी खास जगह पे? देखिए, अनफॉर्चुनेटली मैं जो ये वाला साइड है ना, पंजगूर, तुर्बत, गवादर, यहाँ पे ज्यादा देर रहा नहीं हूँ। घुमा हूँ, 3 4 5 बार गया हूँ, नौकरी के सिलसिले में जाता रहा हूँ मैं, पोस्टेड, लेकिन पोस्टेड कभी उस इलाके में नहीं रहा। जो मुझे लगता है ये खेल पैसे का है। अभी मुझे पता नहीं है, आपको शायद बेहतर पता हो अगर आप उस इलाके के। सारी कहानी जो मुझे लगता है शुरू होती है वो पैसे के खेल से शुरू होती है। और चूंकि मैंने ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं फर्क फर्क जगह पे इनको देखा है, इनके तरीकाकार को देखा है। देखें, जितनी शराब स्मगल होती है, हमें मैं चूंकि कस्टम में था तो वो मुझे पता है ना कि किस तरह लॉन्चों पे आती है, किधर लगती है, उन लॉन्चों को कौन खाली करता है, वो किस तरह फिर ट्रकों पे चढ़ती हैं, वो किस तरह आती हैं। ईरानी तेल मैं समझता हूँ, डीजल मैं समझता हूँ किस तरह चलता है, हर एक उसे मतलब मुस्तफीद हो रहा होता है ना। उसके बाद जिस तरह सो नारकोटिक्स किस तरह चलती है। हम्म। तो ये, अब बात यह है कि इसलिए जो लोग उधर आए होते हैं वो आए होते हैं इलाके को डेवलप करने के लिए नहीं। देखें, जो आपने लोकल इंतजामिया है ना और लोकल लीडरशिप को जब आप खत्म कर देंगे, क्योंकि बलूचिस्तान में अगर आप इसके पैरेलल्स आपको नजर आते हैं जो बांग्लादेश टाइप की सूरत हाल की। क्योंकि बलूचिस्तान के अवाम और उसकी लीडरशिप जो है वो थोड़े से वो अपने अपने कल्चर, अपनी जुबान को ऑनर करते थे, सपोर्ट करते थे। तो उनकी पहले दिन से वो डिमांड थी। अच्छा, अब पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को बर्दाश्त नहीं करते। वो वन यूनिट लगाने के चक्कर में होते हैं। वही जो मैंने कहा ना, स्टेट की थॉट है कि जी जो मैंने कह दिया बस बस वो फॉलो हम्म। कर लो। तो चूंकि आप सूबों को उनका हक नहीं देना चाहते थे, तो आपने उस लीडरशिप को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करने की कोशिश की। जाली आपने लीडरशिप उठानी शुरू कर दी, यार इसको लीडर बना दो क्योंकि ये जो असली लीडर है वो तो मुझे नहीं सपोर्ट करता। अच्छा, तो आप ये देखें कि यही चीजें बांग्लादेश में, बंगाल में शुरू हुई थी कि आप उस लीडर को सपोर्ट करने की कोशिश करते थे जो लीडर आपको आपका अपना आदमी होगा। अच्छा, उसके बाद फिर आपने देखें कि उधर डेथ स्क्वाड्स आपने शुरू किए, क्योंकि फिर होता ही है जब लीडरशिप जाली हो जाती है तो चीजें अवाम के लेवल पे चली जाती हैं। हम्म। अवाम को पता है ये तो मेरा लीडर ही नहीं है। फिर आप डेथ स्क्वाड्स, पहले तो आप खुद काम करते रहते हो लेकिन एक लिमिट पे पहुंच के फिर आप नहीं करते। आपको एक डेथ स्क्वाड्स टाइप की चीजें, आप लोकल क्रिमिनल एलिमेंट को पकड़ते हो। ये आप बंगाल में देख लें, टिपिकल इसी तरह हुआ। आप लोकल क्रिमिनल एलिमेंट को पकड़ते हो, उसको आप असला भी देते हो और उसको आप खुली छुट्टी देते हो, जाओ तुम जो मर्जी करो। अब मैंने कहा कि मैं बलूचिस्तान में इन इलाकों में रहा नहीं हूं, और जब मैं यहाँ आया उस वक्त तक डेथ स्क्वाड्स वगैरह इस तरह एग्जिस्ट नहीं करते थे। अभी मैं नाम सुन रहा हूं, लेकिन मेरी जो जजमेंट है वो ये है कि यही वहां पर हो रहा है। क्योंकि जब आप बंगाल को स्टडी करते हैं तो आपको हम्म। एग्जैक्टली सारी बात समझ आती है कि भाईजान वहां पर ये हुआ था तो यहां पर भी एग्जैक्टली यही हो रहा होगा। बात शुरू होती है पोस्टिंग से और अपने पैसे कमाने से। लेकिन वो अपनी पोस्टिंग और पैसे कमाने के चक्कर में, क्योंकि वो लोग तो जिम्मेदार तो नहीं है ना। मैं तो आया हूं 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। मैं चाहता हूं कि भाईजान इसमें मैं जितना अपना घर भर सकता हूं मैं भरूं और मैं इधर से निकलूं। उसके लिए मैंने एक इलाके को कंट्रोल करना है। और अब वो जब 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 तरक्कियाती मंसूबे आ रहे हैं तो उसमें शायद वो लालच जो है वो शायद बढ़ गया। आई एम थियोराइजिंग, हो सकता है आप, बल्कि ये मैं आपसे पूछूंगा। और मैं जो अभी बलूचिस्तान पे प्रोग्राम कर रहा हूं, मैं खुद यही बातें समझना चाह रहा हूं। मेरी थ्योरी हो सकती है इस वक्त, लेकिन मैं समझना यह चाह रहा हूं कि आप जब तरक्कियाती मंसूबे उधर लेके आ रहे हो, जैसे सीपैक है, जैसे गवादर का आपने पोर्ट बनाया, तो उसमें से क्या आपने लोकल अवाम को कुछ दिया?
क्योंकि देखिए, जब अगर लोकल अवाम को कोई चीज मिलती है ना, तो फिर अवाम आपके हम्म। साथ होती है। देयर हैव टू हैव अ स्टेक इन द सिस्टम। अगर आपने एक जमीन एक्वायर कर ली और वो जमीन आपने 1 रुपए फुट ले ली, और वो जमीन अभी आप 10,000 रुपए फुट आगे बेचते हो, ठीक है जी, तो वो जिसकी ओरिजिनल जमीन थी, उस बेचारे को तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। तो आप अगर अपने अवाम को, जिनकी वो रिसोर्सेज हैं, उसको साथ लेके चलोगे और हर चीज खुद कब्जा करने की कोशिश नहीं करोगे, तो आपका मुल्क भी चलता रहेगा, आपके अवाम भी खुश रहेंगे, आपको सपोर्ट भी होगी। अगर ये चीजें नहीं होंगी और आपका एटीट्यूड सिर्फ लालच और समेटना होगा, फिर तो भी फिर आशीष साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं, अगर फ़र्ज़ करो हम कहें कि ये जो लोग हैं, मकामी लोग हैं ग्वादर के, जो ये तरक्की के सीपे के हवाले से जो मैसेज हैं जा रहे हैं, ये तरक्की के नाम पे बात कर रहे हैं, चलो हम मान लेते हैं कि ग्वादर की हर लोगों को एक एक शिप दिया, उनको मुलाजमत भी दी, सब सब लोगों को। अभी आप अंदाज़ा करें कि ग्वादर की आबादी ज़्यादा से ज़्यादा अब 3 लाख तक होगी, ये कि इतनी तक है। अभी 80 लाख आबाद खार आएंगे जब यहाँ वहाँ पर, तो ये जब चाइना से जितने लोग, जो एग्रीमेंट पाकिस्तान का हुआ है कि हम कि वहाँ से कितनी फ़ौजें सिक्योरिटी के नाम पे लाएंगे, उनके अपने लोग लाएंगे, और बाकी लोग इलाकों के लोग जो ख़ुद मूव करके आएंगे रोज़गार के लिए, तो क्या फिर आहिस्ता आहिस्ता चाइना वहाँ बैठ कर पूरे बलूचिस्तान के सिस्टम को कंट्रोल नहीं करेगी? बलूच फिर उसी रेड इंडियन की तरह एक दुनिया में मिसाल नहीं बन जाएंगे अगर ये कामयाब हो जाए तो? अच्छा, इधर मैं शम्स भाई, थोड़ा सा आपको शायद मेरी बात बुरी लगे, लेकिन एक सेकंड। बात यह है कि दुनिया ने एक डायरेक्शन में जाना है अल्टीमेटली, और यहां पर हमारे जो बलूच हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि आप वक्त के सामने खड़े नहीं हो सकते हो। इंटरनेशनल पावर्स ने भी आना है, मुल्क में बाकी जगह लोगों ने भी आना है, हाँ, लेकिन हुकूमत को जो करना जरूरी है वो क्या है? तो अगर आप ये सोचते हो कि जी यहां पर बाकी लोग नहीं आएंगे, तो अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में आएंगे, क्योंकि जिस चीज का वक्त आ गया हो उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन जो करना जरूरी है फेयर होने के लिए, वो करना यह जरूरी है। जैसे आपने देखा है यूएई है या दूसरी जगह हैं, उसमें होता यह है कि जो लोकल आदमी है उसकी स्टेक आप खत्म नहीं करते। जो भी बाहर से आएगा वहाँ उसके से कोई साथ ज़मीन खरीद नहीं कोलैबोरेशन सकता ना, आएगा। यूएई में भी इसी तरह का कोई प्लाट ज़मीन खरीद नहीं सकता, तो यहाँ ऐसा भी कोई कानून नहीं है ना। जी, तो वही मैं कह रहा हूं कि लोगों ने तो आना है, वो साइड तो अपनी जगह रहेगी, तरक्की ने भी आना है, लेकिन वहां के लोकल अवाम को की जो ओनरशिप है उस जगह की, वो डाइल्यूट नहीं होनी चाहिए। देखिए ना जी, ताकि, और अगर वहां पे जमीन बिक रही है, वो पार्टनरशिप में किसी के साथ काम कर सकते हैं। उन अवाम को सामने देखे ना, मेरी जमीन है, तो आप ये तो नहीं कर सकते हो ना कि जी मेरी जमीन आप मुझसे छीन लो 1 रुपए फुट पे, और मुझे आप उठा के कहो कि जी हम ये तुझे एक झुग्गी लगा दी है शहर से बाहर, अभी तू जाके उधर बैठ जा और ये सारा शहर हमने टेक ओवर कर लिया। तो जाहिर है फिर ये हालात होंगे जो हो रहे हैं। ये मेरा ख्याल है, मुझे अभी पता नहीं है, मैं खुद ढूंढ रहा हूं कि जो मकामी आदमी है उससे असल में पूछो तो सही, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रही है। और इस बात से मुझे उस दिन जो मैं नवाबजादा लश्करी रईसानी साहब से बात कर रहा था, तो उन्होंने भी ये बात कर रहे थे कि भाई गवादर में या सीपैक में जो आप स्पेंडिंग कर रहे हो, इसका रिकॉर्ड तो दे दो। ये भी नहीं है। तो, आप फिर छुपाते क्यों? अगर ये ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट है ना जी, कि अच्छा जी ये $62 बिलियन का प्रोजेक्ट है, इसमें इतने पैसे इस चीज के हैं, इतने पैसे इस चीज के हैं, इतने की जमीन एक्वायर की गई, इतने का फलाना हुआ, ये कंपनी ठेके दे रही है, लेबर के कॉन्ट्रैक्ट इसके पास है, कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट हमने इसको दिया फलाने का, तो ये तो गवर्नमेंट की वो है। तो इसमें कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी आप दे दो, अगर आपको उसमें कुछ छुपाने को नहीं है। मसला ये है मेरे ख्याल में, और जो बलूचिस्तान का मसला है वो लालच का मसला है, कि आप अपने आप को इनरिच कर रहे हो अपनी जाती फायदे के लिए, आप मुल्क को तोड़ रहे हो और वहां के लोगों के साथ जुल्म कर रहे हो। तो वहाँ का आम लोगों का, मैंने खुद इंटरव्यू लिए हैं, वहाँ के जो सहाफ़ी हैं या आम लोग हैं, उन लोगों का मैंने इंटरव्यू लिए हैं,
तो ये जो तरक्की जो आ रही है इसका ये है कि जो तरक्की आने के बजाय कि उनको पहले तो ये ऐसा था कि यही जो ज़र था या कि समुंदर था, ये कुदरत ने दिया है, उनका पेट यही समुंदर पालता था। बजाय इसके कि रियासत आके उनको फैसिलिटेट करे, उनको स्टोरेज करे, उनको जगह दे, उसने आके सबसे पहला ये काम किया कि जहाँ से उनकी जो एंट्री थी समुद्र जाने का, उसके उसको बंद कर दिया कि यहाँ से चाइनीज़ का वो डैम बन रहा है। इसके बाद आज तक अभी कोई भी समुद्र में जब जाता है तो जिस तरह बाहर से उसको शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता है कि मैं कौन हूँ, उसको पहले पास जाना पड़ता है, इसी अस्करी कुव्वतों के सामने पहले उनको अपना नाम का एंट्री करना पड़ता है, टोकन देना पड़ता है, फिर यानी तो 3-4 जगहों पे शनाख्त देकर फिर मखसूस मुद्दत के लिए पानी में जा सकता है। यानी वो जो कुदरत ने दिया था उसको ये रियासत छीन रही है। अभी वो बंदा क्या करे इस रियासत के साथ? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और घूम फिर के बात फिर वहीं पे आती है कि मैं पाकिस्तान का शहरी पाकिस्तान का मालिक हूँ। स्टेट का वाहिद मकसद अपने शहरी को सहूलत पैदा करना है उसके लिए। अगर आपने उसकी जिंदगी ज्यादा मुश्किल बना रहे हो, मतलब तरक्की का भी यही मकसद है ना। तरक्की का अगर अवाम की जिंदगी बेहतर होगी, अगर अवाम की जिंदगी पहले से फजूल हो रही है, तो उसका उस तरक्की, वो तरक्की नहीं होती, वो कुछ और होगा। मैं ये जो मकरान टाइप का एरिया, हालांकि मैं क्वेटा का रहने वाला हूँ थ्रू आउट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो पंजगूर, तुर्बत, गवादर, ये वाले जो इलाके हैं, ये अक्सर क्वेटा वालों ने भी नहीं देखे होंगे, क्योंकि इस तरफ मतलब नहीं जाना होता है। ज्यादा से ज्यादा आप तफ्तान चले गए नोशकी के रास्ते और ये वो, लेकिन इस तरह डीप जाना होता नहीं है। ये फर्स्ट टाइम जब मैं गया हूं, तो मैं उस वक्त कस्टम इंटेलिजेंस में था, तो हमारे एक डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि यार आपने एक रिपोर्ट बनानी है कि जी हम ये जो मकरान का एरिया है, इसमें हमने टैक्सेस इंप्रूव कैसे करनी है, तो क्या क्या हो सकता है। मैं कहा ठीक है। तो मैं एक 10-15 दिन के टूर पे निकल पड़ा और गाड़ी उठाई और चल पड़ा, और उस वक्त मैं ये पंजगूर, तुर्बत, गवादर, ये सारे इलाके में फिरा। हम्म। जब मैं वापस आया हूं तो डायरेक्टर साहब ने मुझे कहा कुछ नहीं मैंने लिखा था। जब वापस आया हूं मुझे कहते हैं क्या हो भाई, वो रिपोर्ट आपने मुझे देनी थी। मैंने कहा साहब मेरा दिल बहुत दुखा है। कहते क्यों? मैंने कहा जी किस चीज के टैक्सेस हम उनसे लेंगे। मैंने कहा पूरे में मेरी कमर टूट गई ये गाड़ी चलाते हुए, और बड़ी अच्छी गाड़ी थी, और मेरी गाड़ी भी टूट गई। मतलब ना सड़क है, हम्म। न पानी है, न बिजली है, न किसी किस्म की कोई सहूलत तो है ही नहीं। अभी उधर मैं एक आदमी के पास जाऊं और उसको बोलूं कि यार हम तुझे टैक्स लिया करेंगे, तो मैं कहा साहब मेरी तो समझ में नहीं आता है। ईरान से लोग पानी ले रहे हैं, ईरान से लोग मतलब बकरी प्लास्टिक खा रही है, ये हम्म। हालत है। हर चीज़, बिजली हाँ से जी। लेकर, पहले तो ये बिजली पाकिस्तान दे रही थी, अब बिजली भी तो ईरान ही दे रही ना। अभी तो जी, यानी तो वन मैंने टू कहा कि ऑल। जी ये किस चीज के हम टैक्सेस, उस वक्त फॉर द फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपोजर हुआ। फिर गाहे बगाहे एक आध सिलसिले में मुझे जाना पड़ा इस इलाके में, लेकिन जो हालात तो नहीं थे। अब अगर तरक्याती प्रोग्राम आ रहे हैं, तो सबसे पहली बात है, और मैंने फिर एक दफा एक रिपोर्ट लिखी थी इस इशू पे कि जी हमें ये पूरे बेल्ट को डेवलप करना पड़ेगा। आप देखें, और ममालिक डेवलप उस तरह होते हैं कि आप उसकी इंडिजिनस इंडस्ट्री को पकड़ते हैं। ये थोड़ी है कि आप कह सकते हैं कि अच्छा जी हम मकरान में कल से कपास उगाया करेंगे या चावल उगाया करेंगे। भाईजान वो जिधर आप बैठ के ये फैसले कर रहे हो, उधर पानी की दूसरी सूरत हाल है। पंजूर देखो, चावल उगाना देखो, उधर पीने को पानी नहीं मिल रहा है। तो आपको उस इलाके के मुनासिबत से उसकी इंडस्ट्री डेवलप करनी पड़ती है, और ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की। अभी आप चले जाएं बलूचिस्तान के साहिल के साथ साथ, तो आपको नजर आते हैं वो जो समंदर की लॉन्चें वो बनाते हैं, और कई सौ साल से बना रहे हैं। ठीक है जी, वो उनकी लोकल इंडस्ट्री है। अगर गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे, उसमें फाइनेंसिंग दे, उनको लेटेस्ट ट्रेनिंग दे, उनको, हम बड़ी अच्छी बोट मेकिंग और इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी, बिकॉज तो दिस इज खजूर द के बाग लोकल। आते हैं, आप देखो बाकी चीज़ों को देखो, यही जो वहाँ से पैदावार हैं, खजूर के बाग आते हैं कि जो कहीं भी नहीं है ऐसे खजूर जो पंजगूर में होते हैं या मकरान में। तो ये भी जी मार्केट तक नहीं पहुँच पाते हैं ना अच्छी जगह जी। पे। तो
आप उनकी इंडिजिनस इंडस्ट्री, माहीगीरी उनकी इंडस्ट्री है। अब माहीगीरी को अगर आप प्रमोट करना शुरू करोगे, उनको लेटेस्ट टेक्निक्स दोगे, उनको तरीके, तो जैसे जैसे आप आवाम को स्टेक इन द सिस्टम देते हो ना जी, तो अभी मुझे कनाडा से क्यों मोहब्बत है, या आपको अमेरिका क्यों प्यारा लगता है? आपको कोई कहे कि यार आप बंदूक उठा लो और अमेरिका के खिलाफ लड़ना शुरू कर दो, या मुझे कहो कि जी आप बंदूक उठा लो कनाडा के खिलाफ लड़ना शुरू करो, मैं किस चीज पे कनाडा के खिलाफ लड़ूं? जितना अच्छा जो हकूक जो ये देते हैं इंसान को, मतलब आज तक कोई किसी ना पुलिस वाले ने तंग किया, ना किसी ने कुछ किया। हम अपने मुल्क जिधर पैदा हुए थे उधर से, मतलब जब मैं कनाडा आया था, मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरा पासपोर्ट देख के एक अंग्रेज मुझे कहता है, मतलब जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, उसने जब मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लगाई एज एन इमिग्रेंट, तो मुझे कहता है वेलकम होम सर। ठीक है जी। मैं गुड। जब अपने मुल्क में जिधर मेरे बाप दादा परदादा पैदा हुए, जब उधर पहुंचता हूं तो एफआईए वाला इमिग्रेशन ऑफिसर जब मेरा पासपोर्ट देखता है और मेरी शक्ल देखता है, ऐसे गुस्से से देखता है जैसे बोलते है, तुम किधर से फिर दफाओ, किधर आ गए? तो भाईजान, आप हुकूमत जो है ना जी, उसने, फिर मैं वही कहूंगा कि स्टेट का वाहिद मकसद अवाम को सहूलत मुहैया करना है। जाहिर है स्टेट